Hello everyone, welcome to CS Ansar YouTube channel, and I would like to thanks Mr. Vivek Purana for giving me this type of opportunity. Hi, my name is Hrutik Bara, and today's my topic is concurrent audit of nationalized banks. ठीक है, तो मतलब बैंक में कई तरह के ऑडिट हो रहे हैं हाल फिलहाल में, concurrent audit, statutory audit, then IS audit, system audit, देन अदर टैक्स ऑडिट भी होते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉन्करेंट ऑडिट का, तो उसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। मीनिंग ऑफ द concurrent audit. Concurrent audit is a systematic examination of all financial transactions at a branch on continuous basis to ensure accuracy and due compliance with the internal systems, procedures and guidelines of the Reserve Bank of India, and banks have put a great responsibility on chartered accountant by appointing them as a concurrent auditor of branches. Banks feel that concurrent auditor are their eyes and ears. Okay, तो जो बैंक है नेशनलाइज्ड बैंक्स लाइक बीओबी, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, वो सभी बैंकों ने आरबीआई ने डिसाइड किया है कि ये जो कॉन्करेंट ऑडिट की जो अपॉर्चुनिटी है वो हम सीए को देंगे, ताकि जो स्टेटमेंट ऑडिट और वो बाकी सारा ऑडिट का क्या होता है कि वो साल में एक बार या फिर 10-12 दिन के लिए होता है, लेकिन ये ऑडिट तो मतलब कंटिन्यूअस बेसिस पे चलता है कि आपको हर दिन ब्रांच में जाना है और वहाँ पे जो भी केस के रिगार्डिंग इंश्योरेंस, जो भी पूरे जैसे लोन प्रोसेस की है, वो सारा डेटा आपको चेक करना है डेली बेसिस पे। ठीक है, तो वो एक इस तरह से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। उसके साथ साथ ही मतलब उसको उनको सभी को फीस भी मिलेगी और उनका रिगार्डिंग पूरा की पूरा वर्क भी उनको करना पड़ेगा। ठीक है, then second one is the how to empanel in concurrent audit. तो अब सबके मन में ये सवाल होगा कि concurrent audit चलो ये होता तो है, लेकिन उसका empanelment, उसका जो हमें स्टार्टिंग गेटवे है वो कहाँ से है? तो उसके उसका ये है कि मेजोरिटी बैंक जो होती है वो अपने ऑनलाइन नोटिफिकेशन लॉन्च करती है कि हम जो कॉन्करेंट ऑडिटर है उनको उनकी एप्लीकेशन को इनवाइट करते हैं ऐसे। तो मतलब आपको डे टू डे रेगुलर बेसिस पे बैंक की साइट पे नोटिफिकेशन चेक करने होंगे। अगर एम्पेनलमेंट में आपको होना है तो उसके रिगार्डिंग आपको हर एक बैंक में जाके उसके साइट में नोटिफिकेशन का चेक करना पड़ेगा। और देन अगर आपके पास डीसा की क्वालिफिकेशन है, जो आईसीए का कोर्स है, एंड कॉन्करेंट ऑडिट का भी आपने कोर्स किया हुआ है, तो मतलब और भी अच्छा है, तो आपको एप्लीकेशन जो आपका एम्पेनलमेंट होना है उसमें आपको बिल्कुल आसानी होगी। तो अभी इसमें पढ़ लेते हैं क्या है। नाउअडेज मेजॉरिटी बैंक अप्रूव द कॉन्करेंट ऑडिट एप्लीकेशन ऑनलाइन via bank's official site, and still many banks accept manually application in standard format of bank. If you submit online application, the bank will mail you or official communication towards your communication address. You given uh, given in a online application, all other banks give the official notification for invite the chartered accountants firm to empanel the concurrent audit. कई सारी बैंक्स में ऐसा भी होता है कि वो लोग मैन्युअली एप्लीकेशन अप्रूव करते हैं, जैसे कि ब्रांच में जाके आपको मैनेजर को एप्लीकेशन देनी होती है, वो फिर आरओ को सबमिट करते हैं और वो फिर इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को सबमिट करते हैं। मतलब वाया वाया ये एप्लीकेशन चलती है, लेकिन मेजोरिटी बैंकों ने तो अभी यही चालू कर दिया है कि ऑनलाइन ही सारी एप्लीकेशन कंसिडर करनी। ठीक है, देन कई सारे इम्पोर्टेंट एरिया है जो मैंने यहाँ पे कवर कर रखे हैं, जो कॉन्करेंट ऑडिट करने के ड्यूरिंग हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट वन है वेरिफिकेशन ऑफ लोन एंड अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। तो बैंक जब भी कोई लोन करती है, पर्सनल लोन हो, एजुकेशनल लोन हो, होम लोन हो, कार लोन हो, कैश क्रेडिट हो, कोई भी लोन कर रही हो, उसमें बैंक के एक प्रोसीजर होता है, उसका एक सर्कुलर होता है, गाइडलाइन होती है। अगर बैंक वो गाइडलाइन फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है वो भी हमें चेक करना पड़ता है, कहीं लूप होल तो नहीं है बैंक के सिस्टम में, वो भी चेक करना है, कहीं कोई डॉक्यूमेंट का पार्ट छूट रहा हो, कोई सिस्टम में एंट्री करने में गलती हो, तो वो सभी चीजें हमें इस दौरान चेक करनी होती है। ठीक है, सेकंड वन इज द केवाईसी नॉर्म्स। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर। तो कस्टमर का जो भी डेटा है उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड
और उसके एप्लीकेशन फॉर्म, फोटो वगैरह सब कुछ अटैच्ड है कि नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर सीक्वेंस में है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक करनी होती है इसमें। थर्ड वन इज द वाउचर वेरिफिकेशन। बैंक जो भी सुबह 10 AM से लेकर 5 AM तक जो भी वर्क करती है, वो सभी चीज़ों का वाउचर बनता है। तो वो वाउचर सही तरह से स्टिच किए गए कि नहीं किए गए, अगर स्टिच सही तरह से हुए तो उसमें ऑफिसर की साइन है कि नहीं है, अगर वो सारी चीज़ें कंफर्म है, देन फॉर ए कॉन्सेप्ट भी होता है वाउचर वेरिफिकेशन में, कि अगर कोई क्लर्क वाउचर वाउचर को इनिशिएट करता है, फिर ऑफिसर उसे वेरीफाई करता है, तो फॉर ए कॉन्सेप्ट वो सब्सिक्वेंट हो गया उसमें। ठीक है, तो मतलब वो फुलफिल हो जाए वैसे ही वर्क करना है। ऑफिसर और क्लर्क दोनों की साइन होनी चाहिए वाउचर में, और वाउचर ठीक तरह से फिलअप है कि नहीं है वो भी देखना पड़ता है, और वाउचर्स के जो भी नॉर्म्स है वो सारे फुलफिल होते हैं कि नहीं होते, वो सब कुछ चेक करना पड़ता है। फोर्थ इज द केस मैनेजमेंट, कलेक्शन एंड क्लियरिंग ऑफ चेक्स। केस मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो सुबह से जब कैशियर का डे स्टार्ट करता है, तब उसके पास कितनी ओपनिंग है, और जब डे एंड करता है तब कितनी क्लोजिंग है। जो जो आज शाम की क्लोजिंग होती है वो कल सुबह की ओपनिंग होनी चाहिए, दोनों मैच करनी चाहिए। और जो डेटा आज की क्लोजिंग में डाला हुआ है वो भी सिस्टम से बिल्कुल मैच करना चाहिए, तभी मतलब इफेक्टिव केस मैनेजमेंट होगा। देन कलेक्शन एंड क्लियरिंग ऑफ द चेक्स, उसमें देखना है कि कलेक्शन एंड क्लियरिंग ऑफ चेक सही सीक्वेंस में हुए कि नहीं हुए, सारे चेक्स यूई या मशीन से पास आउट वो होके गए कि नहीं गए। ठीक है, वो सारी चीजें उसमें चेक करनी पड़ती है। फिफ्थ इज द यूनिट इंस्पेक्शन, वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट, ऑडिटेड एंड प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल बोरोवर्स। कोई भी लोन करने से पहले यूनिट इंस्पेक्शन या फिर प्लेस जो भी है उसका इंस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी एक्चुअल में मालूम पड़ेगा कि उसके पास कितना स्टॉक है हाल फिलहाल में। ठीक है, और कौन कौन सी जगह है जो हमें मॉर्गेज में दे रहा है या फिर कोलेटरल में सिक्योरिटी में वो जगह हमें दे रहा है। ठीक है, देन उसके बाद है वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट। स्टॉक स्टेटमेंट जो होता है वो सीसी वाले अकाउंट को, जो एडवांसेस अकाउंट है उनको एज पर बैंक गाइडलाइन मंथली देना पड़ता है, और क्वार्टरली मेजॉरिटी बैंक में सीए सर्टिफाइड भी है कि उनको हर मंथ स्टेटमेंट देना ही है विद बोरोवर सिग्नेचर, लेकिन क्वार्टर में एक बार सीए की सिग्नेचर भी उसमें चाहिए, वो भी मैंडेटरी है। ठीक है, तो स्टॉक स्टेटमेंट में आपको ये भी चीज देखनी है कि पिछले महीने जो स्टॉक दिया गया था वो वो क्लोजिंग में जो स्टॉक था वो इस महीने के ओपनिंग में स्टॉक है कि नहीं है। और उसमें आप एडिशन ये भी कर सकते हैं कि 31 मार्च कोई भी उठा लो, 19, 20, उसका जो स्टॉक स्टेटमेंट है वो ऑडिट रिपोर्ट से मैच करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो उसमें डीबीडी पे मिल सकता है, और वो आपकी इनकम लीकेज का पार्ट भी बन सकता है। ठीक है, देन ऑडिटेड एंड प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल ऑफ बोरोवर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके जो भी ऑडिट रिपोर्ट उसके और उसके सिस्टर कंसर्न के है वो सभी अपने पास होने चाहिए, ताकि उससे मालूम पड़ सके कि फर्म का बैकग्राउंड क्या है, वो आगे कितना ग्रो करेगी, और सब कुछ चीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और प्रोजेक्टेड का भी सेम ही है कि वो भी सीएमए डेटा जो बोलते हैं हमसे कि वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, सारी चीजों की तरह वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सिक्स इज द वेरिफिकेशन ऑफ डेली रिपोर्ट जनरेटेड, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सेप्शनल रिपोर्ट, केस रिपोर्ट, साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय द ब्रांच मैनेजर। तो ब्रांच में डे एंड होने से पहले ये सारे रिपोर्ट जनरेट करने हैं, और उसमें ब्रांच मैनेजर की साइन और स्टैम्प भी होने चाहिए, ताकि मतलब वो एसेस कर रहा है कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट पढ़े हुए हैं और मुझे ये सारी चीजों में अवेयर। ठीक है, सेवंथ इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है कि कई कई बार जो सेंक्शन किया होता है या फिर जो लेटर होता है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है, और सिस्टम में भी कई बार अलग फीड हुआ होता है। तो दोनों में हमें क्रॉस वेरीफाई करना है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेंक्शन में लिखा हुआ है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट सिस्टम में है ना, तो वो दोनों क्रॉस वेरीफाई करके ही हमें कंफर्म करना है। और उसमें भी वो एक बैंक का मेन लूप होल है, उसमें से आपको कई सारी इनकम लेकर भी मिल सकती है। ठीक है, एट इज द अदर सिक्योरिटी नॉर्म्स लाइक कैमरा इज ऑन रनिंग कंडीशन, burglary alarm is on working condition, लॉकर एरिया, केस लॉकर एक्सेट्रा। कई कई बार ऐसा होता है कि जो कैमरा होता है, कैमरा तो चलता है लेकिन वो उसका जो सर्वर होता है वो कई बार उसमें रैम नहीं होती है या फिर वॉट एवर उसके हार्ड डिस्क नहीं होती है, तो मतलब वो सारा रिकॉर्ड होना चाहिए
मतलब बैंक में कभी भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सारी चीज़ों का रनिंग कंडीशन में होना बहुत ज़रूरी है। और बर्गलरी अलार्म में क्या होता है कि वो अगर कोई भी चोर आ जाए, तो मतलब उसमें 3 अलग-अलग जगह पे उसकी कीज़ होती है। एक होती है ब्रांच मैनेजर के पास, सेकंड इज़ द अकाउंटेंट के पास होती है एंड थर्ड इज़ द सिक्योरिटी के पास होती है, ठीक है? तो ये तीनों में से कोई भी अगर की प्रेस करेगा तो मतलब तुरंत साइलेंट बजने लगेगा। तो ये भी वर्किंग कंडीशन में होना कंपल्सरी है, ये होना चाहिए वर्किंग कंडीशन में। लॉकर एरिया में भी पूरा रिस्ट्रिक्शन हो जाए कि मतलब स्टाफ और जो लॉकर होल्डर है उसके अलावा कोई अंदर जा ना सके बिना कोई वजह के, ठीक है? और कैश लॉकर को भी मतलब एज अ सेफली वो पूरा लॉक चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसका, और वो प्रॉपर जगह पे रखा हुआ है कि नहीं वो रखा हुआ है, वो भी उसमें कंफर्म करना पड़ेगा। 9 is the verification of all other suspicious account like new intermediary, proxy account, sundry debtors account, creditors account एंड इंक्लूडिंग स्टाफ अकाउंट ऑल्सो, ठीक है? वो सारे ये सारे अकाउंट जो है वो सस्पिशियस अकाउंट है, मतलब उसमें कई बार सस्पिशियस जो एंट्रीज होती है, जो एंट्री मतलब कभी भी पार्क ना हो रही हो, वो इस अकाउंट में ये लोग बैंक वाले डे एंड पे पार्क कर देते हैं कि मतलब चलो ये कल या वर्षों में हम लोग इसे रिवर्ट कर देंगे, मगर मतलब कई कई बार ऐसा होता है कि ये लोग भूल जाते हैं बाद में कि ये एंट्री रिवर्स करने भूल गए और फिर वो एंट्री कई सालों तक उसमें पड़ी रहती है। तो मतलब डे एंड होने से पहले या मेजोरिटी एक वीक होने से पहले वो सारी एंट्री उसमें से क्लियर हो जानी चाहिए, तभी मतलब वो बैलेंस उसका पूरा क्लियर रहेगा, ठीक है? एंड हाउ टू डू इफेक्टिव एंड इनोवेटिव स्टेप्स इन कॉन्करेंट ऑडिट। तो मतलब अभी इस सीट में ऐसा है कि आप कैसे कॉन्करेंट ऑडिट को इफेक्टिव और इनोवेटिव बना सकते हो, उसमें ये सारे उसके नुस्खे हैं, ठीक है? फर्स्ट वन इज द फॉलो द लेटेस्ट सर्कुलर फ्रॉम इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट। जब भी कॉन्करेंट ऑडिट हम लोग स्टार्ट करते हैं, जब भी उसका इम्प्लीमेंट स्टार्ट होता है, तब भी एक इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट एक सर्कुलर लॉन्च करती है। हालांकि उसमें सब सारा डेटा लिखा हुआ होता है कि कब से आपको कौन से क्या से क्या टर्म रहेगी आपकी, उसमें कौन सा टाइम आपको जाना रहेगा, कितने मैंडेज अटेंड करने पड़ेंगे, फिर उसमें कौन कौन से एरिया आपको चेक करने हैं, वर्क ऑफ वर्क को स्कोप क्या है आपका, वो सारी चीजें इसमें इनकॉर्पोरेट रहती है और वह सारी चीजें आपको वेरीफाई करनी होती है। तो एक बार इस सर्कुलर को पूरा ध्यान से पढ़िए और उसमें जो भी चीजें लिखी है वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट खत्म करें। सेकंड इज द फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ रेवेन्यू लीकेज, इट इज द हार्ट ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट। मैं पिछली सीट में भी दो तीन पॉइंट पे बोल चुका हूँ कि रेवेन्यू लीकेज मैक्सिमम जितना हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि उसके पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स जब आपका रिन्यूअल होगा मतलब रीएम्प्लॉयमेंट होगा तभी वो सारी चीजें कंसिडर होती है और उसके बाद ही आपको दूसरा टर्म में एंट्री मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है उसका कि आप जितनी नंबर ऑफ रेवेन्यू लीकेज डिटेक्ट करोगे उतना ही आपको आपका परफॉर्मेंस ज्यादा दिखेगा उसमें। Third is the find out maximum number of observation in audit report, but all of the observation are meaningful and effective. तो जो भी आप ऑडिट रिपोर्ट बनाओ उसकी फ्रीक्वेंसी मेजॉरिटी बैंक में मंथली होती है, मंथली ऑडिट रिपोर्ट आपको फाइल करना होता है, वो भी सब्सिक्वेंट मंथ से 10 तारीख से पहले, मतलब आज अप्रैल चल रहा है तो आपको मई के 10 तारीख से पहले आपको उसे फाइल करना रहता है। तो आप जो भी रिपोर्ट में जो भी फाइल चेक करके ऑब्जर्वेशन उसमें डाल रहे हो वो सारे ऑब्जर्वेशन मीनिंगफुल इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि चलो ये ऑब्जर्वेशन वैसे ही हमने डाल दिया कि बिना फाइल चेक करके डाल दिया, वैसा नहीं, बट बल्कि पूरा ऑब्जर्वेशन पूरे चेक करके और पूरे एनालिसिस के साथ जो भी ऑब्जर्वेशन डाले हैं वो पूरा इफेक्टिव रहता है। Fourth is the put the maximum number of attendance in the branch, hence you can got the chance to renew the audit assignment। तो उसमें आपको मैक्सिमम अटेंडेंस जो होती है वो ब्रांच में करनी होती है ताकि आपको उसके रिगार्डिंग पॉइंट मिले और वो आपको नेक्स्ट रिन्यूअल के टाइम पे काम आए। Fifth is the put a knowledgeable, qualified, sincere and humble staff at bank premises and also visit a chartered accountant at least one per week। जो भी आप अपना स्टाफ या आर्टिकल असिस्टेंट जो भी आपका जा रहा हो उस वो पूरा नॉलेजेबल, क्वालिफाइड, सिंसियर होना चाहिए, क्योंकि बैंक में जो भी लोग होते हैं वो सारे लोग को मतलब उसके रिगार्डिंग आंसर और जो भी फाइल उसको चेक करनी है उसका पूरा जो भी एरिया है वो कभी कवर पर कर पाएंगे जब ये स्टाफ को पूरा क्वालिफाइड हो, ठीक है? सिक्स इज द फॉलो द स्कोप ऑफ ऑडिट विच इज सर्कुलेटेड बाय द हेड ऑफिस। जो भी हेड ऑफिस ने सर्कुलेट किया है सर्कुलर, मतलब उसके मुताबिक जो भी एडवाइसेस चेक करने हैं उसके रिगार्डिंग उसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं
इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, वो सारी चीजें लीगल डॉक्यूमेंट के साथ आपको पूरी तरह से वेरीफाई करनी है, ताकि मतलब कोई भी चीज छूट ना जाए और बैंक को भी इफेक्टिव वर्क करने का मौका मिल सके। Seventh is the timely submission of concurrent audit report. Majority banks deadline is the 10th of every subsequent month. ये मैंने ऊपर ही कवर कर दिया कि सारे बैंकों का रिपोर्ट 10th ही मेजोरिटी होते हैं और वो आपको रिपोर्ट टाइमली सबमिट करने होते हैं। देन आपको रिन्यूअल का मतलब चांसेस ज्यादा रहते हैं। देन जब भी आप बैंक में जाओ तो आपको कौन कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे, तभी आपको मतलब जब स्टार्टिंग हो आपका बैंक में, तभी आप ये सारे जो चीजें हैं, डोमेन आईडी है, कोर बैंकिंग सिस्टम सीबीएस का आईडी पासवर्ड है, ऑडिट पोर्टल का है, वो सारे जनरेट करेंगे तभी आपको इफेक्टिव ऑडिट कर पाएंगे। फर्स्ट वन इज द डोमेन आईडी। डोमेन आईडी में क्या है कि वो जो डोमेन आईडी होता है वो हमें कई कई बार आरओ से भी डायरेक्ट मेल से मिल जाता है, ठीक है। तो वो डोमेन आईडी जो होता है उससे आप सिस्टम को अनलॉक कर सकते हो और डोमेन आईडी और उसका पासवर्ड दोनों आपको उसके लॉगिन करने के लिए लगेंगे। देन सेकंड इज द कोर बैंकिंग सिस्टम, सीबीएस होता है। मेजॉरिटी बैंक में कई सारे बैंकों में हर एक बैंक का अलग अलग होता है, फिनेकल है, फ्लेक्स क्यूब है, ऐसा कई सारे वर्जन के सीबीएस होते हैं। तो मतलब उसके आपको पूरे आईडी पासवर्ड जनरेट करना पड़ेंगे। उसमें कई कई बार बायोमेट्रिक भी लगता है, तो आपको वो भी अवेयर करना पड़ेगा अपने आरओ से या डिपार्टमेंट से बात करके। थर्ड इज द ऑडिट पोर्टल। हालांकि रिपोर्टिंग सिस्टम जो होती है वो हर एक बैंक की अलग अलग होती है। कई कई बैंकों में इथिक पोर्टल यूज करते हैं ऑडिट के लिए, कई कई बैंकों में मैन्युअली रिपोर्टिंग होता है, कई कई बैंकों में सीएस या फिर एसीडब्ल्यू, कई कई सॉफ्टवेयर बैंक में होते हैं जो कि रेगुलरली यूज में आते हैं, ठीक है। तो बैंक जो डिपार्टमेंट होता है वो आपको उसका आईडी और पासवर्ड दोनों शेयर करेंगे, जिससे आप उस पोर्टल को लॉगिन कर सको और उससे सारा डेटा आप फेच करके फिर सारा डेटा फिलअप करके और फेच करके आप ऊपर कंप्लीट कर सको, ठीक है। देन उसमें और बैंक में और भी एक फोकस्ड एरिया है जिसको एडवांसेस या कैश क्रेडिट भी बोलते हैं। तो इस एरिया को, ये एरिया बैंक का जैसा बोलते हैं कि 80% या 60% जो बैंक में मेजोरिटी एरिया होता है वो कैश क्रेडिट का होता है। उससे ही ब्रांच का मेजोरिटी रेवेन्यू जनरेट होती है और उसी से ही ब्रांच मेजोरिटी चलती है, ठीक है। तो उसमें कैश क्रेडिट की जो लिमिट होती है, ये एडवांसेस की जो लिमिट होती है, उसमें आपको फाइल में क्या क्या चेक करने का रहता है, वो सारी चीजें अभी यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी है। जिसमें फर्स्ट वन है केवाईसी, सिविल, आरबीआई डिफॉल्टर लिस्ट, अल कायदा लिस्ट, डन फॉर द कंपनी, फर्म, पार्टनर, प्रोप्राइटर, डायरेक्टर एंड गारंटर, ठीक है। तो उसमें केवाईसी का जो नॉर्म्स होते हैं वो भी सारे उसमें फॉलो करना पड़ते हैं। देन सिविल रिपोर्ट जो होते हैं वो भी जनरेट करना पड़ता है। सिविल की भी कई सारी कंपनी है, वो उसमें सिविल रिपोर्ट जनरेट करके उसका स्कोर ठीक है कि नहीं है वो सारा स्कोर चेक करके वो स्कोर पूरा सेंसर में मेंशन करके फिर आरबीआई की रिपोर्टर की जो लिस्ट होती है वो भी उसमें से कंप्लीट करनी चाहिए। देन अलकायदा लिस्ट, देन कंपनी का जो फॉर्मेशन होता है उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन, फर्म का जो फॉर्मेशन होता है उसके डॉक्यूमेंटेशन, पार्टनर हो चाहे प्रोप्राइटर हो डायरेक्टर हो, इन सब के केवाईसी और एप्लीकेशन जो फॉर्म होते हैं एंड गारंटर के भी एप्लीकेशन जो फॉर्म होते हैं वो सब कुछ उसमें होना चाहिए। सारा प्रोफाइलर जो है वो उसमें होना चाहिए। Second is the signed request letter from the borrower along with the profile and financier। जो रिक्वेस्ट लेटर होता है बोरोवर का, वो कंपनी का लेटर हेड में उसका साइन स्टैम्प करके सारा प्रोफाइल और फाइनेंशियल के साथ देना पड़ता है ताकि बैंक उसके रिगार्डिंग आगे लोन का प्रोसेस कर सके। थर्ड इज द सिग्नेचर ऑफ द बोरोवर ऑन सैंक्शन लेटर प्रिपेयर्ड बाय द ब्रांच incorporating all other terms and conditions as stipulated by the sanctioning authority। तो बोरोवर की जो सिग्नेचर होती है, बैंक ने जो सैंक्शन लेटर अभी बनाया है उसमें जो एक्सेप्टेंस होता है वो बोरोवर का होता है कि ये जो सारी टर्म्स एंड कंडीशन ब्रांच ने लिखी हुई है वो सारी हम अप्रूव करते हैं और उसके रिगार्डिंग ही हम आगे चलेंगे, ठीक है। फोर्थ इज द लोन अप्रूवल लेटर ड्यूली साइंड बाय द सैंक्शनिंग अथॉरिटी। लोन का जो अप्रूवल लेटर होता है वो साइन होना चाहिए सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास से। सैंक्शनिंग अथॉरिटी कोई भी हो सकती है, एजीएम हो, डीजीएम हो, ये चाहे ब्रांच मैनेजर हो, ठीक है, उनकी साइन वाली ही सैंक्शनिंग अथॉरिटी होनी चाहिए। फिफ्थ इज द कलेक्शन ऑफ द प्रोसेसिंग चार्जेस एंड डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस एज पर सर्कुलर। जो प्रोसेसिंग चार्जेस जो होते हैं वो एज पर सर्कुलर उसमें कितने लगे 0.35 या फिर
कोई भी मतलब जो भी सर्कुलर में मेंशन कर रखा है उसके मुताबिक ही प्रोसेस चार्जेस डेबिट हुए कि नहीं हुए, उसके मुताबिक ही सिस्टम में डेबिट किया गया कि नहीं गया है। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस में भी ऐसा ही होता है कि सिस्टम में और सर्कुलर में जितना लिखा हुआ हो उतने चार्जेस डेबिट किए गए कि नहीं किए गए, वो मैं चेक करके वेरीफाई करके पूरा कंप्लीट करना है। और अगर सपोज कि समझ लो किसी भी अकाउंट में चार्जेस डेबिट नहीं हुए या फिर नहीं किए गए या फिर कम किए गए, तो वो हमें तुरंत ही रिपोर्ट करना होता है और वो भी एक इनकम लीकेज का पार्ट रहता है। सिक्स्थ इज द प्री इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ द बोरोवर। जब भी हम लोन करते हैं तो उससे पहले जो भी प्लेसेस है उसके प्री इंस्पेक्शन रिपोर्ट उसकी फाइल में होना चाहिए और उसके ऑब्जर्वेशन और लास्ट में ऑफिसर के साइन और स्टैम्प भी होना चाहिए कि कौन ऑफिसर वहाँ पे विजिट करने के लिए गए और उनको वहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुए। Seventh is the compliance of all are the precondition before disbursement। कई बार कैसा होता है कि नई नई पार्टी होती है तो उसमें कई कई डॉक्यूमेंट्स बाकी होती है, लेकिन फिर भी बैंक वाले लोन अप्रूव करते हैं, लेकिन वो सारी चीजें प्री कंडीशन में डाल देते हैं कि नहीं ये सारी कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही आप उसकी सेंसर लिमिट को अवेल कर सकते हो। उसमें कैसा होता है कि कई बार किसी फर्म का दूसरी बैंक के साथ करंट अकाउंट चल रहा होता है, वो अभी तक क्लोज नहीं किया गया हो तो उसको पहले क्लोज करें, देन आगे उसका सैंक्शन या प्रपोजल आगे बढ़ सकता है। 8 इज द इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ प्राइमरी एंड कोलेटरल सिक्योरिटी। जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो प्राइमरी और कोलेटरल दोनों सिक्योरिटी की होनी चाहिए। 9th इज द वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ ऑल ऑफ द कोलेटरल सिक्योरिटी शुड नॉट बी ओल्डर देन 3 इयर्स। जो वैल्यूएशन रिपोर्ट होती है वो सभी कोलेटरल सिक्योरिटी लाइक प्लॉट हो, चाहे हाउसिंग हो या फिर प्लांट एंड मशीनरी हो, बिल्डिंग हो, वो सभी का वैल्यूएशन रिपोर्ट होना चाहिए। और वो 3 ईयर के बाद वो जो वैल्यूएशन रिपोर्ट होता है वो एक्सपायर्ड हो जाता है। और मेजोरिटी बैंक में ऐसा भी होता है अगर कोई प्रॉपर्टी 5 करोड़ से ऊपर की हो तो उसमें 2 वैल्यूअर का ओपिनियन लेना पड़ता है। मतलब दो में से जिसकी वैल्यू कम या ज्यादा हो वो बैंक के सर्कुलर के मुताबिक उसी की वैल्यू कंसीडर करते हैं। 10th is the vetting of documents from independent legal advocate if loan amount is greater than 10 lakhs। अगर लोन अमाउंट 10 लाख से ज्यादा है तो उसका वेटिंग कराना पड़ता है जो इम्पेनल्ड लीगल एडवोकेट है उसके पास से, और उसका वेटिंग रिपोर्ट भी उसकी फाइल में होना चाहिए। 11th इज द वेरिफिकेशन ऑफ ड्रॉइंग पावर। जो बैंक में जो कैश क्रेडिट लिमिट चलती है वो पूरी स्टॉक स्टेटमेंट देने पे जो उसकी डीपी बनती है उसके मुताबिक ही चलती है। तो मतलब सही तरह से डीपी उसकी बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है, उसका कैलकुलेशन बैंक ने कैसा किया है वो भी चेक करके कंफर्म करके उसमें मेंशन करना होता है। ठीक है। 12th इज द प्रोसेसिंग चार्जेस इंक्लूड लीड बैंकिंग चार्जेस वेयर ओडीटी इज लीड बैंक आर कलेक्टेड एज पर सर्कुलर। प्रोसेसिंग चार्जेस जो होते हैं वो उसके साथ लीड बैंक के चार्ज जो भी होते हैं वो भी कलेक्ट करने रहते हैं, और अगर ओडीटी बैंक लीड बैंक है तो जो भी चार्ज है वो एज पर सर्कुलर कलेक्ट होंगे। ठीक है। 13 इज द रिवाइवल लेटर एलएडी लोन एक्नॉलेजमेंट डेब्ट शुड नॉट बी ओल्डर देन 2 इयर्स। एलएडी और रिवाइवल लेटर का क्या होता है कि वो 2 साल के बाद ड्यू होते हैं और 3 साल के बाद एक्सपायर्ड होते हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट एक्सपायर्ड हो गए तो हम लीगली कोर्ट में उसके उस पार्टी के खिलाफ कोई भी मतलब हमारे पास लीगली एविडेंस नहीं होता, तो मतलब वो डॉक्यूमेंट सारे एक्सपायर्ड होने से पहले ही हम पार्टी की साइन लेके रखें और उसमें मेंशन करके रखें। या तो फिर एक बैंक वाले कई बार ऐसा भी वर्क करते हैं कि उसकी 2 कॉपी कर लेते हैं और दोनों कॉपी में ब्रोकर की साइन ले लेते हैं, और जब भी वो एक डॉक्यूमेंट ड्यू हो तभी दूसरे डॉक्यूमेंट में नई डेट डाल के उसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द इंटरनल क्रेडिट रेटिंग एंड एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग। जो इंटरनल रेटिंग होता है वो हर एक ब्रांच का इंटरनल है, मतलब सीआर 1 2 3 4 5 या फिर बीओबी 1 2 3 4 5 या फिर बीओआई 1 2 3 4 5, ऐसा कोई भी तरह से रेटिंग का जो रेशियो है वो हो सकता है। फिर एक्सटर्नल रेटिंग में क्या होता है कि कई कई बैंक का 5 करोड़ से ऊपर जो अकाउंट होता है वो एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, वहां से उसको रेटिंग करवाना पड़ता है, लाइक इकरा है, क्रिसिल है, वो सारी एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उससे भी एक्सटर्नल रेटिंग करवा सकते हैं। 15 इज द कंपैरिजन ऑफ क्यूआईएस क्यूपीएस स्टॉक स्टेटमेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब जो भी क्यूआईएस या क्यूपीएस स्टेटमेंट क्वार्टरली आते हैं
एस्टिमेट बेसिस पे उसका कंपैरिजन करना होता है कि पहले जो एस्टिमेट दिया था वो कितना था, अभी जो पार्टी एक्चुअल में यूज कर रही है वो कितना है। और स्टॉक स्टेटमेंट का भी हमें एनालिसिस करना पड़ता है कि लास्ट 3-4 महीने में वो कितना कंज्यूम कर रहा है, या फिर जो जो कि जितना स्टॉक यूज कर रहा है उसके मुताबिक क्रेडिटर्स और डेटर्स भी है कि नहीं है, और पेएबल और रिसीवेबल है कि नहीं है, वो भी सारा उसमें चेक करना पड़ता है। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसे भी टाइम टू टाइम एनालिसिस करना पड़ता है। 16 is the ratios are maintained as per the mentioned in sanction letter। जो भी रेशियो होते हैं लाइक डेब्ट इक्विटी रेशियो, करंट रेशियो, ऐसा सारे रेशियोज सेंशन लेटर में जिस तरह से मेंटेन किया है या फिर बैंक की पॉलिसी में जिस तरह से मेंटेन कर रखे हैं वो सारे रेशियो उसी मुताबिक होने चाहिए। 17 इज द कंप्लायंस ऑफ द सेंशन टर्म्स एंड कंडीशन। जो भी कंप्लायंस होता है वो सारे सेंशन टर्म के मुताबिक है कि नहीं है। मतलब कई कई बैंकों में क्या होता है कि दूसरे बैंक के साथ करंट अकाउंट है या फिर कोई टर्म्स एंड कंडीशन वायोलेंस हो रही है, तो मतलब जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उसने पार्टी फॉलो ना कर रही हो वो उसका पूरा कंप्लायंस एज पर सेंशन के टर्म्स के मुताबिक होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो उसमें 2% या कोई भी पेनल्टी इंटरेस्ट चार्ज हो सकता है। Thank you for watching my session, and feel free to contact me. My name is Rutik Bara, and my contact number and mail ID also given here. Thank you for watching my session. Thank you. Thank you so much.